हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखें और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। और इसकी यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उन वीडियो को भी जरूर आप देखें। पहला आपका प्रश्न है, हड़प्पावासी उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे। ऑप्शन आपका ए यानी आलू, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी सरसों। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हड़प्पावासी उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे। तो यानी क्या उगाने वाले थे? तो आपको बता दें कि ऑप्शन आपका क्या सही हुआ। तो ऑप्शन आपका बी कपास। हड़प्पावासी यानी कपास उगाने वाले प्रथम क्या थे? यूरेशियाई थे। आपको बता दें कि जो हड़प्पा यानी वासी थे वो दुनिया के पहले ऐसे यानी लोग थे जो मतलब कपास उत्पादक यानी करने वाले प्रथम लोग थे। और आपको बता दें कि मेहरगढ़ से, कहाँ से? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने जौ जौ, सरसों सरसों, मटर, मटर खजूर भी उगाए। किसने? हड़प्पा वासियों ने। और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? ऑप्शन आपका ए मोर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी यूनिकॉर्न, ऑप्शन डी घोड़ा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यानी यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है कि हम आपको ये जो वीडियो आपके यानी देख रहे हैं जैसे ही अपलोड करेंगे आपके यानी नई वीडियो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही है वो आपका सही है। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी यूनिकॉर्न। हड़प्पा कालीन मुहारों पर सामान्यतः किस पक्षी या पशु की चित्रण किया गया था? तो यूनिकॉर्न का किया गया था। आपको बता दें कि यूनिकॉर्न क्या है? तो एक सींग वाला जानवर। क्या? यानी एक सींग वाला जानवर है। और आपको बता दें हड़प्पा कालीन पर सबसे अधिक बार प्रमुखता से चित्रित किए जाने वाला पशु था। क्या था? यानी सबसे ज्यादा यानी चित्र किए जाने वाला ये पशु था। और आपको बता दें कि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि किसी देवता के प्रतीक हो सकता है। क्या हो सकता है? कि किसी देवता का प्रतीक हो सकता है। ये भी यानी कुछ विद्वानों का मानना है। और साथ के साथ बता दें कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। और ये आपको प्रश्न ये नहीं है किसी बुक में या कहीं भी ऐसे मिल जाए। ये आपके लिए हमने बहुत ही यानी ध्यान से और बहुत ही चीजों को ढूंढ ढूंढ के प्रश्न बनाए जिनसे आपके यानी एग्जाम में आसानी से हम कर पाए, क्योंकि आपके लिए हम वही प्रश्न लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप यानी अच्छे से अपने एग्जाम में कर पाए। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप इतने विश्वास से अपने यानी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो हम एक ही हमारा उद्देश्य है कि हम आपको निराश ना करें, आपके यानी जो आपने विश्वास किया है उसको पूरा यानी निभाएं और आपको एक अच्छा स्कोर के लिए यानी प्रयास करें और आपको यानी आगे बढ़ाएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा, प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए? तो मोहनजोदड़ो में। किसमें? मोहनजोदड़ो में। और आपको बता दें कि जो आपका इन सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो यानी स्थल है, इसमें सबसे बड़ी संख्या में क्या पाए गए थे? तो टेराकोटा खिलौने पाए गए। और आपको बता दें कि जो ये यानी मोहनजोदड़ो का स्थल है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। और आपको बता दें कि जो ये जो मोहनजोदड़ो है, इस स्थल की खोज 1922 में, कब? 1922 में इसकी खोज यानी की गई थी। और किसके द्वारा की गई? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। कब? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 4। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष यानी बियर्ड मैन की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन आपका ए तांबा, ऑप्शन आपका बी कांस्य, ऑप्शन आपका सी टेराकोटा, ऑप्शन डी पत्थर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी पत्थर। किससे? मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो पत्थर से बनी हुई है। और आपको बता दें कि जिसे अमशर पुजारी राजा के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसके रूप में? जिसे अमसर यानी पुजारी राजा के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसे संदर्भित किया जाता है? तो ये मूर्ति को। और आपको बता दें, और ये मूर्ति स्टीटाइट यानी किससे? स्टीटाइट स्टीटाइट या सोप स्टोन, क्या? सोप स्टोन या सोप स्टोन नामक पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित? नामक पत्थर से क्या है? निर्मित है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और साथ के साथ आपको बता दें कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को जैसे पूरा आप एंड तक देखें। और साथ के साथ जैसे आपको जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसे आप कमेंट कर दिया करें, और जिसका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा उसका यानी प्रश्न लिखने के साथ साथ उत्तर लिख करके ये पूरी डिटेल भी लिख लिया करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ पर स्थित है? क्या यानी राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें ये आपका हरियाणा यानी ऑप्शन डी सही होगा, हरियाणा में ये स्थित है। और आपको बता दें ये हरियाणा के कहां पर है? तो हिसार जिले में। किसमें? हिसार जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। और आपको बता दें कि ये यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और भारत में सबसे बड़ा यानी क्या स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी सिंधु सभ्यता का प्रमुख और भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा ये स्थल माना जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ से कई पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जैसे मकान, उसके अलावा आपकी सड़कें के अलावा आपका मिट्टी के बर्तन। क्या? मिट्टी के बर्तन। ये कहां से? तो आपके राखीगढ़ी से।
अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 6। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ऑप्शन आपका ए रोम, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी मेसोपोटामी, ऑप्शन डी ग्रीस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी मेसोपोटामिया से। किससे था? मेसोपोटामिया से था। और आपको बता दें कि ये आधुनिक यानी आज के समय में ये कहां पर है? तो ये आपका इराक। कहां पर? यानी इराक क्षेत्र है। और आपको बता दें व्यापार में वस्त्र और क्या कच्चा माल मन के यह सभी यानी व्यापारिक संबंधी यानी चीजें थी। और आपको बता दें और ये यानी समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से यानी आता था। किससे? समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से यानी व्यापार ये होता था। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान की उल्लेखनीय विशेषता में से एक है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी चनुवदड़ो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका ए मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थानीय उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है? तो आपका है क्या? यानी मोहनजोदड़ो। आपको बता दें कि जो ये विशाल स्नानागार है वो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारतों में ये गिना जाता है। और यह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। किस में स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये लड़काना जिले में स्थित है। और आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और आपको एक और इसके बारे में जानकारी दे दें कि जो ये स्नानागार है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लंबाई आपकी 11.88 मीटर। कितनी? 11.88 मीटर। और चौड़ाई आपकी तो 7.01 यानी क्या है? मीटर। वह गहराई कितनी है? तो गहराई है 2.43 मीटर है। और ये आपका यानी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो आपका पूछा ही जाता है कि विशाल स्नानागार आपका यानी किस में मिला? तो मोहनजोदड़ो में। और आपको ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी पादरी, ऑप्शन डी शोतुगही। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी शोरतुगही। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो शोरतुगही पाया जाता है। आपको बता दें ये शोरतुगही उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में, कहां पर? यानी बदख्शान प्रांत में ऑक्सस नदी, क्या? ऑक्सस नदी यानी जिसे क्या कहा जाता है? आमू दरिया के पास व्यापारिक बस्ती थी। क्या थी? के पास क्या थी? व्यापारिक बस्ती थी जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। कहां पर? अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप इसे जरूर ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 9। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी बालू, ऑप्शन डी रोपड़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो रोपड़ स्थित है। और आपको बता दें कि जो ये रोपड़ है इसकी खोज 1950 में, कब? 1950 में बीबी लाल के द्वारा ये की गई। और ये स्थल पंजाब के यानी रोपड़ जिला में सतलज नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। और यहाँ से मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला। किसका? मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ता दफनाने का क्या मिला? दफनाने का साक्ष्य मिला। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 10। धौलावीरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धौलावीरा यानी किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही ऑप्शन आपका सी गुजरात में। धौलावीरा राज्य में यानी स्थित है तो गुजरात में स्थित है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही ऑप्शन आपका सी गुजरात में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और आपको बता दें जो ये धौलावीरा है ये आपके गुजरात के किस में स्थित है? तो कच्छ जिले में। किसमें? कच्छ जिला में ये स्थित है। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये यानी बहुत ही जैसे महत्वपूर्ण आपका यानी ये यानी जो आपका स्थल है ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि इससे संबंधित आपका प्रश्न पूछा ही जाता है। और आपको बता दें कि इसकी खोज कब हुई? तो 1968 में। कब? 1968 में हुई। और किसने की? तो जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर यानी क्या पाए गए? तो आपके यानी मिट्टी के बर्तन, उसके अलावा और क्या आपका पाया गया? तो आपका यानी कलश, और उसके अलावा और भी चीजें यहाँ पर पाई गई। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये धौलावीरा है इसे 2021 में, कब? 2021 में 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूनेस्को के द्वारा यानी क्या किया गया? तो विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी हैं जो यानी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक ही बात हम बोलना चाहेंगे कि आपकी ये जो मेहनत है, आपका जो ये इतना यानी इतना अपने आप में ये विश्वास कर रहे, आप जितना ये यानी विश्वास से अपनी मेहनत कर रहे हैं ये आपको जरूर सफल बनाएगी। क्योंकि सफल वही व्यक्ति होता है जो दिनों रात मेहनत करता है। वो व्यक्ति ही सफल बनते हैं जो दिनों रात मेहनत करते हैं। और सफलता उन्हीं व्यक्ति के पास आती है जो यानी प्रॉपर आपकी तरह मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनती व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। आपके लिए यानी 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहेंगे कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हम सोने यानी हमें सोने नहीं देते हैं। क्योंकि सपने यानी क्या है कि जैसे हम कोई सपने को देख रहे हैं, जैसे अभी हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम यानी एकदम सोते हुए देख रहे हैं कि हम ये हो गए, बन गए या ये अधिकारी हो गए, लेकिन हम मेहनत नहीं कर रहे, तो क्या है कि हमारे वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने कब पूरे होते हैं? जब हम यानी हमें वो सोने नहीं देते, हमें मतलब चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 11 बजे हो, चाहे कितना भी टाइम हो, लेकिन जैसे ही हमें याद आए कि हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं है, वैसे ही तुरंत उठ के बैठ जाए, तो वो क्या होते हैं कि यानी वो सपने हमें कभी सोने नहीं देते जब तक हम अपने लक्ष्य को
प्राप्त न कर लें। तो ये यानी अपने आप में यानी जागरूक रखें और अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखें कि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि अभी आपके पास मौका है अपने आप को सिद्ध करने का, अपने आप को यानी आपको ये बताने का कि हाँ हम भी कुछ हैं, यानी हमने भी मेहनत की है, लेकिन समय लगा है, लेकिन हम जरूर सफल हुए हैं। तो इसलिए आप अभी यानी अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि आप अपने एग्जाम में सिलेक्ट होकर के यानी दिखाएं, जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ ये यानी व्यक्ति ने करके दिखा दिया, हम गलत थे जो इसके बारे में हम गलत सोचते थे। तो ये आपके पास जो मौका आया है इसे आप जाने ना दें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी सिंधु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका क्या? तो ऑप्शन आपका डी सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सिंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। और आपको बता दें कि यह सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पर? ये लरकाना जिले में आपका स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है। और आपको बता दें इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। किस नाम से? मृतकों का टीला नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आपको तुरंत आंसर लगाना है कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसकी खोज कब की गई? 1922 में। किसने की? राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने की। तो ये भी अपने आप में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी यहाँ पर हमने आपको बता दी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी हड़प्पा। यानी पत्थर की बनी नृत्य की यानी करते हुए मूर्ति नटराज की कहाँ पाई गई? तो आपकी हड़प्पा में पाई गई। और आपको बता दें कि हड़प्पा स्थल से ये प्राप्त हुई और हड़प्पा से ही प्राप्त ये पुरुष नर्तक यानी धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये चूना पत्थर से यानी क्या बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये यानी दाहिने पैर के बल पर खड़ा है। किस पैर पर? दाहिने पैर की बल पर खड़ा हुई है। यानी एक तरह से ये जो मूर्ति है वो आपकी यानी दाहिने पैर पर ये खड़ी हुई है। और आपको बता दें कि आपका जो जैसे आपका जो ये जो बायां पैर है, आपको बता दें कि आपको ये जो बायां पैर है इस मूर्ति का, ये यानी क्या है? नृत्य मुद्रा में है। किसमें? नृत्य मुद्रा में है। और आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 7 से 8 इंच। कितनी? 7 से 8 इंच की इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी आपका ओरक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी ओरक। निम्नलिखित में से कौन सा यानी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक नहीं है। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं उनमें कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में किस तरह का है? काफी इंपोर्टेंट है। तो आपको बता दें कौन कौन से स्थल हैं। तो पहला आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपका कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो के अलावा कालीबंगा। कालीबंगा। उसके अलावा कौन सा है? तो आपका हड़प्पा। हड़प्पा है। उसके अलावा आपका कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा। उसके अलावा कौन सा है? तो आपका धौलावीरा के अलावा लोथल। कौन सा? लोथल है। और लोथल के अलावा कौन सा है? राखीगढ़ी। 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 और आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जो यानी स्थल हैं जो आपके काफी चर्चित हैं और ये आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि इससे संबंधित आपके प्रश्न बनते ही हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। और जो उरुक है, क्या है? उरुक है ये आपका सुमेरियन सभ्यता का शहर है। किसका शहर है?
सुमेरियन सभ्यता का शहर है उरुक। क्या? उरुक। तो ये भी आपको जानकारी यहाँ पर मिलती है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपका ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सुरकोटदा यानी जो पुरातात्विक स्थल यानी सुरकोटदा है वो यानी कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी गुजरात। क्या? यानी गुजरात सही है। और आपको बता दें कि जो ये सुरकोटदा है ये गुजरात के कच्छ जिले में है। किसमें है? कच्छ जिले में है। किसमें स्थित है? ये कच्छ जिले में स्थित है। और आपको बता दें कि इसकी यानी स्थल की खोज 1964 में, कब? 1964 में जगपत जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी। और आपको बता दें कि ये जो सुरकोटदा है ये एकमात्र ऐसा यानी स्थल है जहां पर घोड़े के अवशेष पाए गए। किसके अवशेष पाए गए? घोड़े के अवशेष पाए गए। कहां पर? तो सुरकोटदा में। अब आपको बता दें जैसे कुछ स्थल हैं और वो किस यानी जैसे जगह पर हैं, तो आपके जैसे धौलावीरा, उसके अलावा आपका लोथल के अलावा आपका रंगपुर, और रंगपुर के अलावा आपका सुरकोटदा। ये आपके कहां पर है? तो ये आपके गुजरात में है। कहां पर है ये? गुजरात। उसके अलावा आपको बता दें कि जैसे आपका आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपको बता दें कालीबंगा, तो ये आपका कहां पर है? तो राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। तो ये आपके कुछ जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं और आपके ये राज्य यहाँ पर ये स्थित अभी यानी वर्तमान में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका बी अच्छयुगीन सभ्यता, ऑप्शन आपका सी लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन आपका डी कांस्य युगीन सभ्यता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो यानी सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस प्रकार की सभ्यता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका क्या? तो डी कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और आपको बता दें कि जो ये यानी सिंधु घाटी सभ्यता है ये यानी कि किस नाम से और जाना जाता है इसे? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? कांसा धातु का इसमें प्रयोग किया गया था। और आपको बता दें कि जो ये कांसा ये किससे यानी मिलकर बना होता है? तो ये आपका तांबा और टिन। क्या? तांबा और टिन दोनों से मिलकर बनता है। क्या बनता है? दोनों से मिलकर के ये बनता है। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन आपका ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अभी ये जो प्रश्न है ये आपके संविधान के प्रश्न आ गए। आप यानी अब इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से यानी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिससे आपका ये पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न आपको आते हैं, कितने आपके प्रश्न आपको नहीं आते हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से देंगे, जिससे ये पता चले कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर यानी आप दे पा रहे हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? तो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस समिति का गठन कब हुआ था?
तो 24 जनवरी 1947 को, कब? 24 जनवरी 1947 को इसका गठन हुआ था। और आपको बता दें कि ये यानी ये जो समिति गठित हुई थी, समिति में 50 से अधिक सदस्य थे। कितने थे? 50 से अधिक क्या थे? सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 50 से अधिक सदस्य थे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की समिति की क्रमशः जेबी कृपलानी और आपके यानी H.C. मुखर्जी भी थे। यानी उप जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष तो आपके कौन थे? तो जेबी कृपलानी और कौन थे? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी भी यानी क्या थे? तो ये इसके यानी उप जो समिति थी, जो मेन समिति थी उसके यानी कौन थे? तो आपके यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप समिति की बात की जाए तो जेबी कृपलानी और H.C. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए यानी के मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी गोपाल दास अम्बेरदास देसाई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन आपका यानी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा ने, किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने स्थायी यानी अस्थायी, किस तरह के? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यानी कार्य किया। और 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका बनाया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ये बिहार प्रांत से, कहां से? बिहार प्रांत से यानी आपके यानी थे। तो ये भी आपका यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें और ये आपका जरूरी भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष राज्य, ऑप्शन बी अर्धसंघीय प्रणाली, ऑप्शन सी राष्ट्रपति सरकार प्रणाली, ऑप्शन डी संसदीय सरकार प्रणाली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पंथ निरपेक्ष, अर्धसंघीय प्रणाली और आपका राष्ट्रपति सरकार प्रणाली या संसदीय सरकार प्रणाली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी राष्ट्रपति सरकार प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो राष्ट्रपति सरकार प्रणाली यानी क्या है? गलत है। आपको बता दें कि भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष गणराज्य है, जिसमें भारत का यानी राष्ट्रपति प्रमुख होता है। कौन प्रमुख होता है? भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत के ये पहले नागरिक भी होते हैं। क्या होते हैं? भारत के पहला यानी नागरिक, क्या यानी पहले नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये यानी जो ये आपका जो राष्ट्रपति प्रक्रिया है ये आपका यानी इसमें शामिल नहीं होता राजनीतिक उसमें व्यवस्था के उसमें। ये एक तरह से संवैधानिक यानी आपकी प्रणाली है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 19। संविधान की प्रकृत अथवा श्राव अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था। ऑप्शन जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए 348, ऑप्शन बी 444, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 395। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका डी 395। कितना? 395।
भारत का संविधान भारत का संविधान भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, कब 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ। और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? लागू किया गया। पूरी तरह से लागू किया गया। कब? तो 26 जनवरी 1950 को। तब इसमें क्या क्या था? तो आपके 395 अनुच्छेद थे। उसका भाग कितने थे? तो भाग आपके 22। अनुसूची कितनी थी? तो अनुसूची आपकी थी तो वो थी 8। कितनी थी? 8। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 20। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन आपका ए अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन आपका बी प्रतिनिधित्व की असमानता, ऑप्शन आपका सी सशक्त केंद्र, ऑप्शन आपका डी संविधान की नम्यता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी संविधान की नम्यता। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो संविधान की नम्यता क्या है? गलत है। आपको बता दें जो भारत का संविधान ना तो लचीला, ना तो कैसा लचीला और किस तरह से लचीला मतलब नम्य, उसके बाद ना तो लचीला और ना ही कठोर। कैसा? ना ही कठोर यानी ना ही अनम्य। किस तरीके का? ना ही अनम्य, बल्कि यह दोनों का मिला जुला। क्या है ये? दोनों का मिला जुला है। कैसा है? यानी दोनों से मिलजुल करके ये बना हुआ है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 368 के द्वारा, किसके द्वारा? अनुच्छेद 368 के द्वारा यानी भारतीय संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भारतीय संशोधन यानी संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन आपका ए 1947, ऑप्शन आपका बी 1950, ऑप्शन आपका सी 1949, ऑप्शन आपका डी 1948। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी 1950। भारत का पहला गणतंत्र दिवस यानी किस वर्ष मनाया गया? तो 1950 में मनाया गया। डेट क्या थी? 26 जनवरी। क्या? 26 जनवरी 1950 को ये मनाया गया। और आपको बता दें कि भारत को आज़ादी यानी भले ही यानी 15 अगस्त को मिली हो, 15 अगस्त 1947 को मिली हो, लेकिन जो यानी संपूर्ण भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में कब से मनाया गया? तो आपका 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर आपका 22। भारत में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन ए संप्रदायवादी, ऑप्शन बी राजतंत्रवादी, ऑप्शन आपका सी संसदीय, ऑप्शन डी अल्पतंत्रीय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका सी संसदीय। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय सरकार है। और आपको बता दें कि ये जो संसदीय प्रणाली है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की यानी वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। क्या करती है? यानी जो आपकी यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है ये, जो आपकी यानी कार्यपालिका, क्या कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से, किसके माध्यम से? विधायिका के विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। क्या करती है? प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा करने
यानी मसौदा तैयार करने का कार्य था। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन आपका डी सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और इसका गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1900 आपका 47 में हुआ था। और आपको बता दें कि जो ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, क्या थी? यानी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसमें जो सदस्य थे वो करीब आपके 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और आपको बता दें कि इसमें यानी कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। उनके नाम क्या हैं? तो आपके नाम भी बता दें तो आपके यानी बी आर अम्बेडकर, यानी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अम्बेडकर। उसके अलावा और कौन थे? तो आपके यानी गोपाल स्वामी आयंगर, जो आपके यानी ऑप्शन में आपके दिखाई दे रहे हैं एन गोपाल स्वामी, यानी आपके यानी दिखाई दे रहे हैं जो आपके क्या है? गोपाल स्वामी, क्या नाम था? आयंगर। उसके बाद और कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर के अलावा आपके जो मोहम्मद सादुल्ला आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं, ये थे। उसके अलावा और कौन थे? तो आपको बता दें कि आपके यानी ऑप्शन सी में जो अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी आपके थे। उसके अलावा और कौन थे? तो आपके यानी के एम मुंशी थे। कौन? के एम मुंशी। कौन? के एम मुंशी थे। तो आपके कितने हुए? आपके यानी 3 तो यहाँ पर हैं आपके, यानी 1 2 3। उसके अलावा और कौन थे? 4 5। अब आपके यानी 2 और बचे हुए हैं। तो आपके कौन थे? तो 2 थे आपके एन माधवराव के। कौन थे? तो आपको एन माधव राव थे। उसके अलावा और कौन थे? तो एक और थे जिनका नाम था आपका यानी डीपी खेतान। क्या नाम था? डीपी खेतान थे। क्या नाम था? डीपी खेतान थे। ये आपके यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपका प्रारूप समिति से आपका प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपके सदस्य के बारे में भी जानकारी ली जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसी विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी सरकार का संसदीय स्वरूप। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। क्या होगा? तो आपका यानी सही होगा निम्नलिखित में ऐसी विशेषता में से भारत की जनता को प्रतिनिधियों के निर्वाचन में जो भूमिका है वो आपकी क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो डी सरकार का संसदीय स्वरूप। क्या होगा? सरकार का संसदीय स्वरूप, ये सही होगा। और ये आपका यह यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्वाचन के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो ये आपकी निर्वाचन के माध्यम से होती है। और ये नागरिक मतदान करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। क्या करते हैं? नागरिक अपने मत का प्रयोग करके क्या करते हैं? प्रतिनिधियों को चुनते हैं। क्या करते हैं? चुनते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन सी सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका बी संघवाद। क्या? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकार के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो संघवाद की विशेषता करती है। क्या करती है? संघवाद की विशेषता इसका यानी संदर्भित करती है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कितने वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2,
ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वह आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या? तो ऑप्शन आपका डी 3। यानी कितने वर्ष के लगभग विचार विमर्श के बाद यानी भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? तो 3 वर्ष के। कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये समय लगा था संविधान को तैयार करने में। कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष यानी 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसे यानी पूरी तरह से तैयार करने में। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये जो अपने आप में यानी काफी चर्चित प्रश्न है कि आपका पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यानी इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। आज नहीं तो कल आपका जरूर समय आएगा। बस आप ऐसे ही अपने आप को यानी अच्छे से मजबूत रखें और अपने आप को समय दें, क्योंकि समय जब देंगे आप तो अपने आप ही मजबूती आती जाएगी। इसलिए आप ऐसे ही अपने आप को मजबूत रखें और अपने आप को यानी इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि जरूर आप यानी आगे जाएं। इसलिए दिन और रात आप ऐसी मेहनत करते रहें और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही यानी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एक यानी आपके लिए कुछ यानी 2 लाइन है जो आपको कहना चाहेंगे कि सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करने का यानी शुरू करना। क्या करना? यानी सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करने यानी शुरू करना। और वो जो जब भी आप शुरू कर पाएंगे जब आप यानी मेहनत करेंगे, जब आप मतलब जो आपकी यानी शुरुआत है वो करेंगे, क्योंकि सपने जब ही सच होते हैं जब आप किसी की शुरुआत करते हैं। जैसे आपने सोचा कि मुझे ये जॉब लेनी है, तो ये जब ही ले पाएंगे आप, इस सपने को जब ही सच कर पाएंगे जब आप अपनी तैयारी करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका सपना ये जरूर सच होगा। और आपके इस सपने को सच करने के लिए अपना ये यूट्यूब चैनल आपके साथ है। बस आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी ऐसे ही मन लगा के करते रहें। आपके लिए हम 24 घंटे सातों दिन तैयार हैं। कितना? 24 घंटे सातों दिन हम आपके लिए तैयार हैं। आपकी ये क्लास रोजाना शाम 5 बजे, कितने? शाम 5 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे क्या होगा जैसे ही हम इस जो वीडियो आपकी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है जैसे ही हम अपलोड करेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप रोजाना शाम 5 बजे अपनी ये क्लास देख लिया करें। आप अपनी ये क्लास शाम को 5 बजे रोजाना देख लिया करें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी विदेश मंत्री कौन थे? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दें कि इसमें यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। क्या थे? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के जैसे प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत की संविधान सभा का विचार यानी पहली बार किसने दिया था? तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी एम एन रॉय ने। किसने दिया था? एम एन रॉय ने ये पहली बार विचार दिया था। और आपको बता दी जो एम एन रॉय है ये भारतीय भारतीय साम्य भारतीय साम्यवाद के पिता क्या थे? ये भारतीय साम्यवाद के पिता यानी थे। और आपको बता दें कि उन्होंने
1934 में। कब? 1934 में ये यानी बात कही थी। और आपको बता दें ये अपने आप में यानी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक मांग के रूप में इसे स्वीकार किया था, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी जी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या, यानी बी एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। और आपको बता दें कि इन्हें 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को इन्हें उपाध्यक्ष बनाया दिया गया था। और राजेंद्र प्रसाद को क्या? अध्यक्ष बनाया गया था। कैसे? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था और इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर के.एम. मुंशी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या, तो ऑप्शन आपका यानी ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। तो आप ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 31। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलमंडरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होता है? ऑप्शन आपका श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन आपका सी पाकिस्तान, ऑप्शन आपका डी नेपाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए यानी श्रीलंका। भारत भारत और श्रीलंका किसकी, यानी भारत और श्रीलंका के बीच ये पाक यानी जलमंडू या पाक जल संधि है। क्या? पाक जल संधि किसके बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जलमंडल का नाम क्या है? यानी जल संधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए डोवर जल मंडरू मध्य, ऑप्शन बी नॉर्थ चैनल, ऑप्शन सी फ्लोरिडा जल मध्य, ऑप्शन आपका डी पाक जल मध्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका ए डोवर जल मडरू मध्य, यानी डोवर जल संधि किसके बीच? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपका यानी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन ए तापमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या, तो ऑप्शन आपका डी क्षोभ मंडल। पृथ्वी के यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल है। और आपको बता दें कि इसका जो क्रम है वो किस तरीके से है? तो सबसे पहले आपकी क्षोभ मंडल, क्या नाम है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसकी यानी कितनी क्या यानी वो है, तो ये आपकी लगभग 18 किलोमीटर दूर तक है, यानी पृथ्वी से 18 किलोमीटर यानी दूर है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है समताप मंडल। समताप मंडल जो कितने यानी किलोमीटर तक है? तो ये करीब आपकी 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद अगली कौन सी है? तो अगला आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल मध्यमंडल की बात कर लें तो आपका ये करीब 80 किलोमीटर तक है। उसके बाद बात कर ले कौन सा? तो आपका आयन मंडल। आयन मंडल तो ये आपका कहाँ तक है? तो ये आपका
यानी कहाँ तक है, तो 80 से 400 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 400 किलोमीटर तक है। और उसके बाद कौन सा है, तो आपका वायुमंडल है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। जैसे क्षोभमंडल की बात की जाए तो आपका 18 किलोमीटर पृथ्वी से है, और ये समता मंडल की बात की जाए तो 18 से कितना, 50 किलोमीटर तक क्या है, समता मंडल। और यदि मध्यमंडल की बात की जाए तो ये आपका यानी कितना, तो 50 से 80। और उसके बाद कौन सा है, तो आपका यानी आयन मंडल है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी प्रेयरी, ऑप्शन सी फेन, ऑप्शन डी स्टेपी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका कौन सा, तो आपका सी फैन। कौन सा, सी यानी फैन। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो आपका यानी फैन नहीं है। और आपको बता दें सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये घास का मैदान है। क्या ये घास का मैदान है, कहाँ पर है ये, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, ये आपका क्या है, तो घास का मैदान है। और जो आपका प्रेयरी है, ये प्रेयरी कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में क्या है, ये भी यानी घास का मैदान। और आपका जो स्टेप है, ये आपका यूरेशिया, यानी यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया दोनों में, ये भी एक घास का मैदान है। और जो ये फैन है, फैन का घास का मैदान नहीं है, यह एक क्या है, आर्द्र भूमि है। क्या ये एक आर्द्र भूमि है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, पंपास यानी स्टेपी, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध के नाम है। ऑप्शन आपका ए झरनों के, ऑप्शन बी अमेरिका में तत्व शैलों के, ऑप्शन आपका सी बांस के मैदानों के, ऑप्शन आपका यानी डी रुक्रम मातों के। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा घास का मैदान। किसका मैदान, घास का मैदान सही हो जाएगा आपका, यानी कौन सा, तो ऑप्शन आपका सी, क्या चीज, घास का मैदान। क्या सही है, यानी घास का मैदान है। और आपको बता दें कि ये जो आपका यानी स्टेपीज है, शबाना है, प्रेरी है, ये सभी क्या है, ये आपके यानी प्रसिद्ध यानी घास के मैदान है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये आपके कहाँ कहाँ पर है, तो आपके ये हम पहले ही अच्छे से बता चुके हैं कि ये आपके कहाँ पर है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि कुछ जैसे आपका ये पंपास है, तो पंपास कहाँ पर है, तो ये आपका अर्जेंटीना में, कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। उसके बाद बात कर ले आपकी प्रेयरीज की, और प्रेयरीज की, तो प्रेयरीज कहाँ पर है, तो प्रेयरीज आपका उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद बात कर ले आपकी इसकी, तो स्टेपीज की, स्टेपीज कहाँ पर है, तो स्टेपीज आपका मध्य एशिया में। कहाँ पर स्टेपीज, तो मध्य एशिया में है। उसके बाद बात कर ले आपकी सवाना, तो सवाना कहाँ पर है, तो सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पर है, पूर्वी अफ्रीका में क्या है, तो सवाना है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मदुरई में, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन सी विजयवाड़ा में, ऑप्शन डी वर्धा में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा डी वर्धा में। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वर्धा में स्थित है। और आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कब हुई, तो ये आपकी हुई 1997 में। कब, 1997 इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये, तो महाराष्ट्र में है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, आपका मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका ए भोपाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अलीगढ़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, हैदराबाद में है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ पर है, तो ये आपका तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और साथ के साथ आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय को 1998 में
1998 में संशोधन के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के लिए स्थापित किया गया था। साथ के साथ आपको बता दें, ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न, किस तरह का इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 38। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका क्या? तो ए ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। किसने की है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया ने की है। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने की है। उसके अलावा आपको बता, कॉमनवेल्थ पहली बार 1930 में, कब? यानी 1930 में पहली बार कहां पर हुए थे? तो आपका कनाडा में। कहां पर? कनाडा में ये पहली बार हुए थे। और आपको बता दें कि भारत ने पहली बार कब खेला था? तो 1934 में खेला था। कब भारत ने कब? तो 1934 में। और ये कब कहां पर आयोजित हुए थे? तो आपके लंदन में आयोजित हुए, तब ये खेला था। साथ के साथ आपको बता दें कि जो 2026 में कॉमनवेल्थ होंगे वो आपके कहां पर होंगे? तो ये 2026 में जो होंगे वो आपके कहां पर होंगे? तो ग्लासगो में। ग्लासगो में ये आपके होंगे। और ये ग्लासगो है कहां पर? तो ये आपका स्कॉटलैंड में है। कहां पर ये? तो स्कॉटलैंड में। और यहीं पर कॉमनवेल्थ होंगे 2026 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। आपका भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1976। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए 1974 में। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? तो ये आपका 1974 में किया गया था। और आपको बता दें डेट क्या थी? तो 18 मई 1974। क्या डेट थी? 18 मई 1974 को ये किया गया था। और आपको बता दें कि आपका यानी जो ये किया गया था, इसमें राजस्थान की यानी यहाँ पर कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका पोखरण में। कहाँ पर? ये आपका पोखरण में ये यानी राजस्थान में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। और इसे यानी किस नाम से यानी वो किया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा नाम से। किससे? स्माइलिंग बुद्धा यानी कोड से इसे यानी प्रदान किया गया। और जो पोखरण सेकंड था, कौन सा? पोखरण सेकंड, ये आपका कब हुआ? तो ये आपका 1998 में। कब? 1998 में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत का पहला स्वच्छ सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन ए इनसैट 2B, ऑप्शन बी जीसैट 6, ऑप्शन सी जीसैट 7, ऑप्शन डी IRS 1A। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका सी जीसैट 7। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो जीसैट 7 है। कौन सा है? जीसैट 7 है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के यानी किसे यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस। कौन सी? एरियन स्पेस के यानी एरियन 5 के जरिए छोड़ा गया। किसके जरिए छोड़ा गया? इसे यानी एरियन 5 के जरिए से छोड़ा गया। और आपको बता दें इससे देश को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती मिली। किसकी में? यानी समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती मिली। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी को एक ही बात हम बोलना चाहेंगे कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छी वीडियो है। आपके लिए ये स्पेशल क्लास रोजाना शाम को 5 बजे, कितने बजे? 5 बजे रोजाना शाम को ये अपलोड की जाती है, अपने इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी होमगार्ड में फॉर्म भरा है वो सभी अपनी रोजाना शाम 5 बजे अपनी ये क्लास देख लिया करें। साथ के साथ आप अपने दोस्तों को भी बताएं
कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर तरीके से स्पेशल क्लास आपके लिए यूपी होमगार्ड की रोजाना चलाई जा रही है। तो सभी जो भी आपके पहचान में हो या दोस्त हो या कोई रिलेटिव हो जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ के साथ उन्हें जोड़ें भी, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यानी आपकी रोजाना स्पेशल और प्रॉपर तरीके से आपकी ये क्लास चलाई जा रही है। तो आप लगातार जुड़े रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपके एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपने एग्जाम की मन लगा के तैयारी करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दें, आपके लिए हमने स्पेशल यानी करंट अफेयर की क्लास भी अपलोड कर दी है, जो करीब आपकी अभी तक यानी 15 के आसपास क्लास अपलोड हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो सभी आप देख लें। सभी टॉपिक्स की रिलेटेड यानी करंट अफेयर की क्लास है, जो अलग अलग टॉपिक्स पर है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप उन्हें भी जरूर देख लें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।